लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ अर्निंग्स पर शेयर AS20 और हम लोग ने बेसिक EPS कंप्लीट कर दिया था. नाउ व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ वी विल जस्ट रिवाइज एंड वी विल स्टार्ट विथ डाइल्यूटेड EPS. और डाइल्यूटेड EPS हो गया तो चैप्टर गेट्स ओवर बिकॉज बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS ये दो ही टाइप के EPS होते हैं. नाउ जरा रिपीट करेंगे क्या लिखा है. पॉइंट नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग आउट कंसिस्टेंसी इन कंप्यूटेशन ऑफ EPS so that yes, intra-firm and inter-firm comparisons are facilitated and made meaningful. Now this accounting standard applies to number 1. क्या लिखा है. यस, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो कंपल्शन है और लिस्टेड कंपनीज के लिए तो अभी इंड AS 33 फॉलो होता है. नंबर बी इज यस, अगर कोई लॉ कंपल्शन करता है कोई भी पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से अनलिस्टेड कंपनीज को भी अगर EPS प्रेजेंट करना है तो उनको भी EPS प्रेजेंट करना पड़ेगा. नंबर सी, they are actually not required but they want to present it, then they are allowed. Types of EPS, दो टाइप का EPS है. नंबर 1 इज करंट EPS, दूसरा नंबर 2 फ्यूचर एक्सपेक्टेड EPS, बट वी से करंट कंजर्वेटिव EPS बोलते हैं हम लोग. बेसिक EPS का फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे मिलेगा. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड एंड वी गेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसमें से क्या क्या माइनस नहीं करने का. वी शुड नॉट डिडक्ट इक्विटी डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स. देखो मैंने ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, लेकिन अगर एग्जाम में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे दिया ना साथ में तो एक EPS बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक नेट प्रॉफिट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करने के पहले निकालना और एक EPS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करने के बाद निकालना. मतलब यू विल फाइंड 2 नेट प्रॉफिट्स, अर्निंग्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अर्निंग्स आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. सो ऐसा एक प्रोविजन है क्योंकि आजकल क्या कॉर्नर पॉइंट्स पूछने लग गए. वो क्वेश्चंस कोई ड्राफ्ट नहीं करते बट वो जो बेयर स्टैंडर्ड में पॉइंट्स होते हैं ना उस पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऐसे तुमको दिया रहेगा ना तो भी तुमको 2 EPS निकालना है. प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. शेयर्स तो सेम रहेगा तो तुमको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का EPS और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का EPS सेपरेटली मिलेगा. सो मैंने 2 पॉइंट्स बोल दिया. क्या 2 पॉइंट्स बोला है. नंबर 1 इज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. वो देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कि दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ ना कुछ देंगे. तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना वो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और 2 EPS प्रेजेंट करना. और कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए भी सेपरेट EPS कैलकुलेट होता है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. रिगार्डिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बोला है जो शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर से है वो तो हमको पूरा लेना है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई फ्रेश शेयर्स इशू हुआ है तो उसके लिए हम लोगों को डेज मंथ्स का वेट देना पड़ेगा. जैसे मेरे एग्जांपल में ओपनिंग बैलेंस है वो फर्स्ट डेट से है. दिस ओपनिंग बैलेंस मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया था ना क्लास टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन. ओपनिंग बैलेंस बिगनिंग ऑफ द ईयर से है. सो बिगनिंग ऑफ द ईयर से तो क्या लिखा इंटू 12/12 और हमने फ्रेश शेयर्स इशू किया है वो कभी किया है 1 जुलाई को. वी हैव इशूड फ्रेश शेयर्स ऑन 1 जुलाई. तो 1 जुलाई को जो शेयर्स इशू किया है ना तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके नहीं ये मैंने शायद जैन टू दिसंबर लिया हुआ है. तो 31 मई को आई थिंक द शेयर्स वेर इशूड इन दिस क्वेश्चन इफ आई रिमेंबर. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा. हाँ 31 मई, 1 जून को इशू हुआ है ना. तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो 9000 शेयर्स है ना ये तो हमने फुल लिया हुआ है इंटू 12/12.
और ये 3000 शेयर्स 31 मई को आया, मतलब 1 जून को आया। 1 जून से लेकर दिसंबर तक हाउ मेनी मंथ्स? 7 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ये जो 9000 शेयर्स है ना, इसने अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में 12 मंथ्स की अर्निंग्स कंट्रीब्यूट की है। और ये तो पैसा आया ही जुलाई में है ना, तो ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उसमें 7 मंथ्स की अर्निंग्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में 7 मंथ्स का है तो डिनोमिनेटर में भी 7 मंथ्स के बराबर का लेना चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सो हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में डिनोमिनेटर में तुम देखो इंटू 7/12 किया। और मैंने और एक तरीका बताया, और बिगनिंग ऑफ द ईयर में 9000 शेयर्स था, ये था ना 9000 शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर में। एक मिनट, बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास था 9000 शेयर्स, और फिर जून में और कितना आ गया? 3000 शेयर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 महीने तक तो 9000 शेयर्स ही रहा। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है 9000 इंटू 5/12, और फिर 3000 और आ गया, मतलब 12000 हो गया। अगले 7 महीने तक 12000 शेयर्स था। सो 12000 इंटू 7/12, आंसर विल रिमेन द सेम। सेम देखो यहाँ पे भी 10,750 आया था और इधर भी 10,750 ही आया है। आंसर में कोई फ़र्क आने वाला नहीं, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के बाद उसमें मैंने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट पार्ट जो करवाया था वो था पार्टली पेड अप शेयर्स का। नाउ रिगार्डिंग पार्टली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स का ऐसा है, पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए पहले जो भी पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं ना, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना। ऑलवेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। तुम देखो पहले मेरे पास 9000 शेयर्स है इंटू 12/12, इसमें तो कोई पार्टली पेड अप का काम ही नहीं है। उसके बाद और जो फ्रेश शेयर्स आया ना, वो 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, लेकिन कितना पेड अप है? 5 पेड अप। तो इंटू 5 किया ना तो आ गया 15000। ये 15000 को डिवाइड बाई 10 करेंगे ना तो अपने को फुल्ली पेड शेयर्स मिलेगा। कि अगर ये 15000 फुल्ली पेड शेयर्स होता, 15000 का जो अमाउंट है ये फुल्ली पेड शेयर्स की अगर अमाउंट होती ना तो क्या अमाउंट होती? तो हम लोग ने डिवाइड बाय फेस वैल्यू किया तो वी गॉट 1500 शेयर्स, और उस पर हमने टाइम फैक्टर अप्लाई किया, उस पर टाइम फैक्टर अप्लाई किया 2/12। ठीक है ना। एंड वी गेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और इसी चीज़ को मैंने वो जो अपने सेकेंड ऑल्टरनेटिव से भी करके बताया, मैंने सेकेंड ऑल्टरनेटिव से आई थिंक सॉल्व किया है कि नहीं, इसको नहीं किया। हाँ, ये आ गया बेसिक अर्निंग्स। और ये क्वेश्चन नंबर 3 में ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 में पार्टली पेड अप का था, इसको मैंने अदर ऑल्टरनेटिव से करके बताया। इसमें हम लोग ने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया था, और इसमें भी ऐसा ही था। देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर में अपने पास है ना 1,20,000 शेयर्स था। एक तो हम लोग ने नॉर्मल तरीके से कर लिया, जो अपना तरीका है कि शुरू में जो शेयर्स है वो पूरा 12/12। तो बिगनिंग में 1,20,000 शेयर्स था, 50 पेड अप था, तो इंटू 50 किया तो अमाउंट मिल गया। और वो जो अमाउंट है हमने बोला अगर ये फुल्ली पेड शेयर्स की अमाउंट होती तो कितनी होती, तो डिवाइड बाय 100 किया तो अपने को मिल गया इंटू 12/12। इंटू 12/12 से अपने को मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स। हैव यू गॉट इट? क्यों 12/12? क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईयर से था। फिर उसके बाद सितंबर में और 96,000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ पेड अप हुआ, तो 96,000 इंटू 50 किया और अमाउंट मिल गया। और बोला अगर ये अमाउंट फुल्ली पेड शेयर्स की होती तो कितने शेयर्स होते, फिर इंटू टाइम फैक्टर अप्लाई कर दिया 7/12। और मैंने दूसरा और एक तरीका दिया था तुम लोगों को, कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स है, मेरे पास बिगनिंग ऑफ द ईयर में है 1,20,000 शेयर्स इंटू 50 डिवाइड बाई 100, और मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के रख रहा हूँ। फिर उसके बाद में 1 सितंबर को मेरे पास 96,000 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 किया तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए तो मैं बोलता हूँ 60,000 शेयर्स तो पहले 5 महीने तक, फिर उसके बाद 60 प्लस 48 और ना 1,08,000 शेयर्स हो गए अगले 7 महीने तक, एंड वी गेट सेम 88,000 शेयर्स। सो मैंने तुमको दोनों तरीके से करके दे दिया है। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्चुअली कैलकुलेशंस ही है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तुमको छोटे छोटे एग्जांपल्स आएंगे जो तुमको सॉल्व करने हैं। फिर आ गया बोनस शेयर्स। मैंने ये बताया था कि बोनस शेयर्स में 2 चीज़ पे ध्यान रखना है। नंबर 1, लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट होगा, और नंबर 2, टाइम फैक्टर इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब दोनों का रीज़न है। लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट होने का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर ये जो बोनस शेयर्स है ना, बोनस शेयर्स के वजह से ना तो कैश आता है कंपनी में,
ना तो कैश इंक्रीज होता है, ना नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ना शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज होता है। अगर कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो ईपीएस में भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स लास्ट ईयर और करंट ईयर के ईपीएस में चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम रखना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज कंपैरिजन में ना इन्वेस्टर घबरा जाएगा। पिछले साल 10,000 शेयर थे, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 द ईपीएस वॉज 10 रुपीज पर शेयर। ये साल और 10,000 शेयर बोनस आ गए, प्रॉफिट तो उतना ही है। सपोज प्रॉफिट इज सेम 1 लाख, बट डिवाइड बाई 20,000 हो गया तो ईपीएस तो धड़ाक से आधा हो गया, सीधा 10 से 5 हो गया। तो इन्वेस्टर डर जाता है, बोले ईपीएस क्यों गिर गया इतना। तो उसको बताना पड़ता है कुछ नहीं बात है, पिछले साल एक रीस्टेटेड ईपीएस और निकाला हमने, ओरिजिनल ईपीएस तो था ही, लेकिन बिकॉज ये साल बोनस आ गया और बोनस के वजह से कुछ बदला ही नहीं है। पहले वो रिजर्व था, वो शेयर्स बन गया और कुछ नहीं। पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर से प्रॉफिट कमा रहे थे, अभी भी कमा रहे, पहले रिजर्व्स का ही पैसा है ना ये बाजू, अब वो खाली शेयर्स बन गया। सो पूरे साल भर प्रॉफिट कमाया हम लोग ने, कोई चेंजेस नहीं आए। तो पिछले साल हम रीस्टेटेड एक ईपीएस निकाल लेते हैं बाय इंक्लूडिंग बोनस, ताकि पिछले साल का करंट ईयर का ईपीएस कंपेरेबल ईपीएस मिले, इन्वेस्टर डर नहीं जाए। समझो अगर पिछले साल प्रॉफिट अच्छा था, इंस्टेड ऑफ 1 लाख इट वाज मोर, तो हो सकता है 6 या 7 आया होगा, 10 से 5 नहीं होएगा, 6, 7 से 5 हो सकता है। हैव यू गॉट इट? सो वो कंपेरेबल ईपीएस आ जाता है। तो एक तो नंबर 1 पिछले साल का ईपीएस अपने को रीस्टेट करना पड़ता है। एंड नंबर टू टाइम फैक्टर इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि रिजर्व्स ही तो बनाए ना शेयर्स, तो रिजर्व्स तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से था, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से वो प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा ही था। रिजर्व्स का पैसा जो एसेट साइड में जो एसेट्स उससे खरीद रखा है, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, तो अपने को टाइम फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। सो ये 2 पॉइंट याद रखने का है। और मैंने 2 पॉइंट सीधा सीधे दे दिया। लास्ट ईयर्स ईपीएस विल बी रीस्टेटेड एंड टाइम फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। फिर हमने किया था राइट शेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट शेयर्स को बोलते हैं कंसेशनल शेयर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, तो राइट शेयर्स है ना, नॉर्मल मार्केट प्राइस जो होती है ना, जब कंपनी राइट शेयर्स अनाउंस करने वाली रहती है ना, तो एकदम से प्राइस उसकी बढ़ जाती है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर्स इसलिए खरीदना चाहते हैं कि उनको कंसेशनल शेयर्स का वो कूपन मिले, अलॉटमेंट लेटर मिले, उनको डिस्काउंट कूपन मिले, इसलिए वो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। सो याद रखो, राइट शेयर्स जो है ना, जस्ट राइट शेयर्स के पहले की जो प्राइस होती है ना, उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल वो प्राइस नहीं होती, उसको कम राइट प्राइस बोलते हैं। अभी क्या है ना, वो जो कम राइट प्राइस है ना, उससे कैलकुलेशंस नहीं हो सकते, बिकॉज वो तो इन्फ्लेटेड प्राइस है। तो हमको कैलकुलेशंस के लिए एक्स राइट प्राइस चाहिए। कौन सी प्राइस? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में सीए फाइनल में बताता हूँ, तुमको नहीं बताता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत हैवी हो जाता है। मेरे सीए फाइनल में मैं ये व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसका पूरा मैं डिराइव करके बताता हूँ। बट फॉर इंटर स्टूडेंट्स जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। तुम्हारे लिए छोटा सा टॉपिक है, जहाँ पे भी 2 जन है जगह देख के बैठ जाए, नहीं बैठेंगे तो उसको लास्ट वाले को मैं उठा दूंगा। 2 जन जिधर भी बैठना बैठ जाओ। now listen, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट मार्केट प्राइस एक्स राइट, मार्केट प्राइस एक्स राइट। हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस एक्स राइट? नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट इंटू, हाँ, इंटू मार्केट प्राइस कम राइट, और प्लस राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस अपॉन क्या किया अपन ने? हाँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। ठीक है ना? तो इससे अपने को मिल जाएगी एक्स राइट प्राइस, नॉर्मल प्राइस, जो नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए। ठीक है ना? और फिर क्या लिखा है? कैलकुलेट बोनस प्राइस। अरे राइट शेयर्स कंसेशनल शेयर्स होते हैं ना, तो कंसेशनल में शेयर्स में कुछ फ्री के शेयर्स होते हैं। तुमको मेरा एग्जांपल याद है क्या? 10 शेयर्स मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया, तो उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया था कि मैं या तो ऐसे बोलूँगा, मैं 10 शेयर्स लाया, याद है 100 रुपीज़ का 10 शेयर्स है, 1000 रुपया अपने को कम में मिल गया, 10% कम में मिल गया। अपने को ये 10 शेयर्स कितने में मिल गया? 90 में। अपने को 100 रुपये कम में मिल गया ना, कंसेशनल प्राइस पे मिल गया। तो इसको बोलने के 2 तरीके हैं, एक तो बोलते हैं 10 शेयर्स 90 रुपये का, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 9 शेयर्स फुल प्राइस और 1 शेयर फ्री, 1 शेयर फ्री। समझा कि नहीं? तो ये जो फ्री है, ये बोनस हो गया ना। ये बोनस क्या वजह से? क्या? करंट ईयर का और लास्ट ईयर का दोनों का ईपीएस पे इम्पैक्ट आ गया। करंट ईयर के ईपीएस में भी ये जो शेयर्स है बोनस कंपोनेंट, इस पे टाइम फैक्टर नहीं आएगा,
बोनस कंपोनेंट पे टाइम फैक्टर नहीं आएगा, और दूसरा लास्ट ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड? सो बोनस पार्ट का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, देखो बोनस पार्ट का व्हाट फॉर्मूला है प्रिपेयर, राइट शेयर्स माइनस राइट शेयर्स इनटू राइट इश्यू प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस एक्स राइट, क्योंकि एक्स राइट ओरिजिनल प्राइस है, वो कम राइट प्राइस तो इन्फ्लेटेड प्राइस है, जो कम राइट प्राइस है वो इन्फ्लेटेड प्राइस है। नाउ नोट क्या लिखा है, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस बाय टेकिंग विदाउट टाइम फैक्टर इन पेड पार्ट। हाँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, बोनस पार्ट एंड पेड पार्ट। अच्छा नंबर 6 ये तो क्वेश्चन ही थे, बस हम लोग ने फिर क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अपना बेसिक ईपीएस को मैंने पॉइंट नंबर 3 का यूनिट 1 बनाया था, देखो ये रहा, मैंने बेसिक ईपीएस को थ्री का 1 था ना ये। अब लिखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, नंबर 2 डाइल्यूटेड ईपीएस, regarding diluted EPS you will write adjusted earnings available for equity shareholders, adjusted earnings available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares. Adjusted earnings available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares, upon adjusted weighted average number of equity shares. Yes, हो गया लिख के, adjusted earnings available for equity shareholders. Now what do you mean by adjusted? ये adjusted का मतलब क्या है, सुनो। Now nobody will write. There is a company X Limited. ये कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। बट कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी है, ₹10 लाख के, जो फ्यूचर में कन्वर्ट होके 10,000 इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे। फ्यूचर में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर्स, 1 लाख कर देता हूं। फ्यूचर में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब क्या है ना, ये आज कन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं। अच्छा ये है ना, डिबेंचर होल्डर्स को कंपल्शन भी नहीं है, ऑप्शन देके रखा है। अगर तुमको इक्विटी शेयर्स चाहिए तो तुम इक्विटी शेयर्स ले लेना, और तुमको कैश चाहिए तो कैश ले लेना। तो मेरे को 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स ये कन्वर्ट होने वाला है। आफ्टर 5 ईयर्स मेरे को ये भी नहीं मालूम है ये लोग कैश लेंगे या इक्विटी शेयर्स लेंगे, वेदर दे विल टेक कैश और इक्विटी शेयर्स। बट फिर भी अगर उन्होंने इक्विटी शेयर्स लिया तो क्या पोजीशन होगी, समझा क्या नहीं। अगर उन्होंने सबने इक्विटी शेयर्स लिया, सबने बोला किसी को कैश नहीं चाहिए, हमको कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, तो फिर क्या पोजीशन होगी, वो पोजीशन मेरे को आज ही बतानी पड़ेगी।
सो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है ना, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को जो मैं शेयर्स देने वाला हूँ, इनको जो मैं शेयर्स देने वाला हूँ वो इधर आएगा, मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाएगा 10,000 शेयर्स, ये तो बेसिक ईपीएस का, और 1 लाख शेयर्स जो फ्यूचर में डिबेंचर्स कन्वर्ट होके उनको हम लोग शेयर्स देने वाले हैं ना, वो आ जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में भी जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, बेसिक ईपीएस की, उसके साथ तुम बोलो ना, अगर ये डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स बन गया तो इस पर डिबेंचर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो प्लस वो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, तो अगर खर्चा कम तो मुनाफा ज़्यादा, अगर एक्सपेंसेस कम हो गया, ये एक्सपेंसेस निकल गया तो उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सपोज 30% इज़ द रेट ऑफ टैक्स, तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा उसका 30% तो इनकम टैक्स ले लेगा, तो ये अपना प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो कितने परसेंट से बढ़ेगा? हाँ, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में 70%, अगर रेट ऑफ टैक्स 25 है तो आई विल टेक 75, वॉट एवर इज द रेट ऑफ टैक्स, वो तो ले गया गवर्नमेंट, वो तो इनकम टैक्स ले गया, हमको तो जो बैलेंस बचता है वो न्यूमरेटर में लिख देने का। तो एडजस्ट हो गया ना, न्यूमरेटर भी एडजस्ट हो गया, डिनोमिनेटर भी एडजस्ट हो गया। सो एडजस्टेड का मतलब यही है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस सेविंग्स इन इक्विटी शेयर्स। क्या बोला मैंने? प्लस, हाँ, प्लस सेविंग्स इन इक्विटी।